जय हिंद बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आपका मॉडर्न कोचिंग अटका यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। और आज जो हम बताने जा रहे हैं बच्चों, तो इसमें कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर आप सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में बता दीजिए। तो आज हम उसी कमेंट के अनुसार आज हम सदिश राशि और अदिश राशि बताने जा रहे हैं बच्चों, जो कि मेरा साइंस और फिजिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक है बच्चों, सदिश राशि और अदिश राशि। तो इसको बताने के पूर्व बच्चों हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं कि भौतिक राशि का ही ये वर्गीकरण का आधार है, एक सदिश राशि और अदिश राशि। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम भौतिक राशि का चर्चा करते हैं बच्चों, उसके बाद फिर हम सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में बताएंगे ये चीजें क्या है। तो पहले आप देखिए कि भौतिक राशि क्या होता है। पहले हम लोग भौतिक राशि को देखेंगे, फिर भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वो कौन कौन से आधार पर किया गया है उसको फिर देखेंगे, और फिर हम सदिश और अदिश के बारे में समझेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले हम लोग भौतिक राशि को देखते हैं। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि तो फिजिक्स में आप भौतिक में जितने तरह की राशियां पढ़ते हैं, जितने तरह की घटनाएं पढ़ते हैं, वो सारी घटनाएं आपका भौतिक राशि के अंतर्गत आता है। तो भौतिक राशि को इंग्लिश में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बच्चों फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे बच्चों? तो वैसी राशि को फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है बच्चों, जिसका माप किया जा सकता है, जिसका मापन या माप हो सकता है। तो उस तरह की जो राशियां होती हैं जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका हम माप कर सकते हैं, तो उस तरह की राशियां भौतिक राशियां के अंतर्गत आती हैं, भौतिक राशि के अंतर्गत आती हैं। तो वैसी राशियां जिसका मापन, जिसका माप संभव है, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका हम माप कर सकते हैं, और वो भौतिक घटनाओं से संबंधित होता है, तो उस तरह की राशियों को भौतिक राशियां बोला जाता है बच्चों, भौतिक राशि बोला जाता है। तो भौतिक राशि का क्या डिफिनेशन हो गया? तो जिन राशियों का मापन या माप, मेजरमेंट किया जा सकता है और जो भौतिक घटनाओं से, फिजिकल इवेंट से रिलेटेड होते हैं, तो उस तरह की राशियां जो होती हैं वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है, ये किस किस टाइप से वर्गीकरण है बच्चों? तो एक वर्गीकरण इसका है भौतिक राशि का, इसका वर्गीकरण दो टाइप से है बच्चों। तो इसका एक वर्गीकरण है जिसमें होता है आधारी, आधारी या मूल भौतिक राशियां, आधारी या मूल भौतिक राशियां। आधारी या मूल भौतिक राशियां। और दूसरा इसका है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। राशियां या आप राशि भी लिख सकते हैं बच्चों, राशि ही कर देते हैं। तो भौतिक राशि का जो वर्गीकरण है वो एक इस आधार पर है, जिसमें से पहला हो गया आधारी या मूल भौतिक राशि, और दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो आधारी या मूल भौतिक राशि का इंग्लिश बेसिक या फंडामेंटल, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो बच्चों बेसिक या फंडामेंटल। बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी और ये व्युत्पन्न या भौतिक राशि का
इंग्लिश होता है बच्चों व्युत्पन्न या भौतिक राशि का डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। अब हमको जानना है बच्चों, अब हमको ये समझना है कि बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन होता है बच्चों और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन होता है। तो आधारी या मूल जो भौतिक राशि होती है ये स्वतंत्र होता है बच्चों, ये मूल होता है, बेसिक होता है, ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है, इसको किसी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये मूल पूरा बेसिकली और फंडामेंटल होता है। तो आप जानते हैं बच्चों जो बेसिक और फंडामेंटल चीजें होती हैं वो मूल रूप में होती हैं, उसको किसी के मदद से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं और जिसको किसी अन्य भौतिक राशि के माध्यम से उनकी सहायता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उस तरह की जो भौतिक राशियां होती हैं वो आधारी या मूल भौतिक राशि कहलाती है। तो क्या हुआ इसका डिफिनेशन बच्चों, तो वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें कोई दूसरी भौतिक राशि के मदद से प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो आपका आधारी या मूल भौतिक राशि होता है। और व्युत्पन्न भौतिक राशि कौन होता है बच्चों, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि वैसी भौतिक राशियां होती हैं जिसको प्राप्त करने के लिए आधारी या मूल भौतिक राशि का मदद लेना पड़ता है बच्चों, यानी किसी दूसरे भौतिक राशि का मदद लेना पड़ता है और विशेष करके इसका मदद लेना पड़ता है बच्चों। तो जब इस भौतिक राशि का मदद लेके जब जिस भौतिक राशि को तैयार किया जाता है वो कहलाता है आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो आधारी या मूल भौतिक राशि तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार आधारी या मूल भौतिक राशि 7 है बच्चों, और इस पर एक वीडियो हम बनाए थे बच्चों जिसमें मेरा था टॉपिक था मूल या आधारी एसआई मात्रक। तो मूल या आधारी एसआई मात्रक में जो 7 एसआई मात्रक बताया गया था, तो जिन 7 भौतिक राशियों का एसआई मात्रक बताया गया था वो आपका 7 आधारी भौतिक राशि कहलाएगा जिन राशियों का बताया गया था। तो इसमें आप याद कीजिए बच्चों, और अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसको पहले ही वीडियो चैनल में अपलोड किया गया है, चैनल में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आधारी या मूल भौतिक राशि जो होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार उसमें से एक होता है बच्चों लंबाई, इसके बारे में हम बता चुके हैं, लंबाई या दूरी बोल सकते हैं। फिर अगला होता है बच्चों द्रव्यमान, द्रव्यमान मास, ऊपर लेंथ है या डिस्टेंस हो गया, ये द्रव्यमान हो गया। और तीसरा होता है बच्चों समय, और चौथा होता है बच्चों विद्युत धारा, समय यानी टाइम, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया, विद्युत धारा। और कुछ इधर लिख दे रहे हैं बच्चों। 5वां नंबर में होगा बच्चों ताप, और 6 नंबर में आपका हो जाएगा ताप के बाद हो जाएगा बच्चों पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जिसका यूनिट मोल होता है बच्चों, एक पदार्थ की मात्रा। और 7वां नंबर में हो गया ज्योति तीव्रता। तो इसका हम एसआई यूनिट सबका बता चुके हैं बच्चों, ज्योति तीव्रता, एक ज्योति तीव्रता होता है बच्चों। तो ये 7 मेरा आधारी या मूल भौतिक राशि हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार। तो आधारी या जो मूल भौतिक राशि होता है इसको डेराइव नहीं किया जा सकता है बच्चों, इसको व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ये स्वतंत्र होता है, ये मूल होता है, बेसिक होता है, और इसको किसी के मदद से, किसी अन्य भौतिक राशि के मदद से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये हम जो 7 बताए हैं बच्चों, तो ये 7 आपका आधारी या मूल भौतिक राशि हुआ। अब जो व्युत्पन्न भौतिक राशि जो होता है बच्चों,
तो व्युत्पन्न भौतिक राशि को प्राप्त करने के लिए ये आधारी या मूल भौतिक राशि का मदद लेना पड़ता है बच्चों। तो इसके मदद से जो भौतिक राशि प्राप्त होगा वो व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाता है बच्चों। अब जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे बच्चों, तो बहुत सारे एग्जांपल्स में आपका क्षेत्रफल ये व्युत्पन्न भौतिक राशि होगा बच्चों, क्योंकि इसको निकालने के लिए हमको मूल या आधारी भौतिक राशि का मदद लेना पड़ता है। तो क्षेत्रफल बराबर आपको पता है बच्चों कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां पर देखिए बच्चों लंबाई और चौड़ाई का सहारा लेना पड़ा। तो आप देखिए बच्चों कि लंबाई आपका मूल या आधारी भौतिक राशि में लंबाई है, और चौड़ाई भी एक तरह का लंबाई ही होता है बच्चों, एक तरह का लेंथ ही होता है। तो कहने का मतलब क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए हमको ये आधारी भौतिक राशि का मदद लेना पड़ा, यानी इसके हेल्प से क्षेत्रफल मेरा निकला। इसलिए आपका क्षेत्रफल जो होगा ये आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा बच्चों। उसी तरह और भी आप उदाहरण ले सकते हैं बच्चों, जैसे आपका दाब हो गया। तो दाब का फॉर्मूला पता है बच्चों, तो दाब का फॉर्मूला हो गया बल बटा क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों यहां फिर क्षेत्रफल आ गया। तो क्षेत्रफल जो आया ये लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा, आधारी या मूल भौतिक राशि का। उसी तरह बच्चों बल भी जो निकलेगा मेरा बच्चों, तो बल भी जो निकलता है तो ये आधारी या मूल भौतिक राशि से ही प्राप्त होता है। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, और बटा क्षेत्रफल हो गया। तो द्रव्यमान देख लीजिए बच्चों कि आधारी में आपका द्रव्यमान आ गया कि नहीं। तो बेसिक में आपका बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में द्रव्यमान आ गया, यानी बल को भी फाइंड करने के लिए हमको जो मूल या आधारी भौतिक राशि है उसका मदद लेना पड़ा। और वही बात फिर त्वरण का है बच्चों, त्वरण भी जो फाइंड होता है तो इसके लिए हमको आधारी या मूल भौतिक राशि का मदद लेना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि व्युत्पन्न भौतिक राशि वैसी भौतिक राशि होती है जिसको तैयार करने के लिए हमको आधारी या मूल भौतिक राशि का मदद लेना पड़ता है। किसी अन्य भौतिक राशियों का मदद लेके ये भौतिक राशि प्राप्त होता है बच्चों, इसीलिए इसको व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा गया है बच्चों। तो एक तो आधार हो गया भौतिक राशि के वर्गीकरण का, एक आधार ये हुआ जिसमें से दो भाग में वर्गीकृत किया गया है। एक हो गया आधारी या मूल भौतिक राशि और दूसरा हो गया व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब भौतिक राशि के वर्गीकरण का एक दूसरा आधार है बच्चों, और उसी आधार में आपने जो कमेंट में बोला है कि ये चीज बताइए, अब वो उसी बेसिस पर आपका आएगा। तो अब जो भौतिक राशि का जो वर्गीकरण किया गया है फिजिकल क्वांटिटी का, वो मुख्य रूप से डायरेक्शन के आधार पर यानी दिशा के आधार पर किया गया है बच्चों, डायरेक्शन के आधार पर। तो अब जो भौतिक राशि का जो वर्गीकरण है बच्चों, ये आपका दिशा के आधार पर है, दिशा और परिमाण, लेकिन मेन आपका दिशा होता है बच्चों, दिशा के आधार पर। हालांकि आप इसको दिशा और परिमाण के आधार पर भी कह सकते हैं, लेकिन परिमाण तो हर फिजिकल क्वांटिटी में होती है बच्चों, लेकिन डायरेक्शन सबके साथ नहीं होता है। तो इसीलिए इसका वर्गीकरण में दिशा के आधार पर लिखना ये ज्यादा आपका सुटेबल होगा। तो ये दिशा के आधार पर है, यानी डायरेक्शन की बेसिस है ये। तो इसमें भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है दिशा के आधार पर। एक हो गया बच्चों सदिश राशि, सदिश राशि, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा जो है वो है बच्चों अदिश राशि, अदिश राशि। तो
तो अदिश राशि का इंग्लिश होता है बच्चों अ स्केलर क्वांटिटी, अ स्केलर क्वांटिटी। इंग्लिश वगैरह भी नोट करते जाएंगे बच्चों, अगर जेक बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं तब भी इंग्लिश नोट करेंगे। अगर आगे आपका ड्रीम है कि साइंस से हमको आगे पढ़ाई करना है तो आप इंग्लिश को भी एकदम निश्चित रूप से नोट करते जाएंगे। और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो इंग्लिश है ही, तो इसलिए हम थोड़ा दोनों लेके चल रहे हैं बच्चों, ताकि दोनों तरह के बच्चों को फायदा हो जाए। तो एक हो गया दिशा के आधार पर जो भौतिक राशि का वर्गीकरण हुआ है बच्चों, ये दो भाग में किया गया है, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। तो जिस तरह मनुष्यों का भी राशि होता है बच्चों, हम लोगों का भी राशि होता है, और मनुष्यों का नक्षत्र के आधार पर जो राशियां बनती है जो पंचांग के अनुसार होता है, तो हमारे लिए 12 राशियां होती हैं बच्चों। उस राशि को आप जानते होंगे, धनु हो गया, मकर हो गया, सिंह राशि हो गया, तुला हो गया, कन्या हो गया, मीन राशि हो गया। तो इस तरह मनुष्यों के राशि होते हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चों फिजिक्स में राशि होता है, और वो राशि फिजिक्स में मात्र दो ही होता है, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। अब इस चीज को हम लोग अच्छा से देखेंगे बच्चों कि सदिश राशि कौन होता है, अदिश राशि कौन होता है, इसके बारे में आप देखिए। तो पहले इसके नाम पर गौर कीजिए बच्चों, नाम से आपको पता चल जाएगा। तो नाम क्या है, तो सदिश राशि। तो सदिश, सदिश, स मतलब साथ होता है बच्चों, और दिश मतलब दिशा होता है, यानी दिशा के साथ, दिशा के साथ, विथ डायरेक्शन। ये विथ डायरेक्शन होगा बच्चों, दिशा के साथ। तो सदिश को हम तोड़ेंगे तो स जोड़ दिश, स जोड़ दिश, और स मतलब साथ होता है बच्चों के साथ, और दिश मतलब दिशा होता है बच्चों के साथ, यानी दिशा के साथ। तो जो दिशा के साथ होता है विथ डायरेक्शन, वो आपका उस सदिश में आता है बच्चों। और अदिश, अभी हम इसका अर्थ बता रहे हैं बच्चों, अभी अर्थ बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको डीप में बताएंगे। तो अदिश, अदिश को आप तोड़ेंगे बच्चों तो आ जोड़ दिश, इस तरह से तोड़ेंगे बच्चों, आ जोड़ दिश। और आ का मतलब आप हिंदी में जानते हैं बच्चों, ये नेगेटिव में चला जाता है, नाम। तो आ का मतलब नहीं, या के बिना, के बिना भी आप बोल सकते हैं। आ एक नेगेटिव सेंस देता है बच्चों, नहीं या के बिना, नहीं या के बिना। और दिशा, दिश मतलब दिशा हो गया बच्चों, तो ये दिशा के बिना, यानी विदाउट डायरेक्शन। ये हो गया विथ डायरेक्शन, ये विदाउट डायरेक्शन, यानी जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा बच्चों, जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा, जो दिशा के बिना होगा, दिशा के बिना, यानी दिशा नहीं, दिशा के बिना, वो आपका अदिश राशि हो जाएगा बच्चों। अब एक बात और समझना है बच्चों कि जब ये भौतिक राशि है, तो हम पहले ही बताए थे बच्चों कि भौतिक राशि किसको कहा जाता है, तो जिसमें एक परिमाण होता है, एक मैग्नीट्यूड होती है, यानी जिसका मेजरमेंट होता है, जिसकी आप माप कर सकते हैं। तो माप कर सकते हैं तो उसमें एक परिमाण होगा बच्चों, एक परिमाण होगा। तो एक परिमाण होता है, परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं बच्चों, और परिमाण उसी का होगा जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो इसका इंग्लिश होता है मैग्नीट्यूड। तो जब ये भौतिक राशि है, तो भौतिक राशि का हम डिफिनेशन में स्टार्टिंग में बताए थे बच्चों कि जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका मापन कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट हो सकता है, और मेजरमेंट अगर हो सकता है तो उसमें परिमाण होगा बच्चों। तो भौतिक राशि ये दो टाइप में हो गए। तो भौतिक राशि में परिमाण मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, और परिमाण मैग्नीट्यूड को आप एक वैल्यू भी बोल सकते हैं, एक मान, वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका मान, वैल्यू। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब भौतिक राशि में परिमाण होते हैं, और भौतिक राशि को हम दो भाग में बांट रहे हैं, सदिश और अदिश में, तो दैट मीन्स ये दोनों में परिमाण होगा, क्योंकि ये दोनों भौतिक राशि से ही निकला है।
और भौतिक राशि में अगर परिमाण है तो ये दोनों में परिमाण होगा। तो दिशा के साथ साथ इसमें परिमाण होगा, चाहे सदिश हो या अदिश। अगर वो भौतिक राशि है और सदिश अदिश भौतिक राशि है ही, तो अगर वो भौतिक राशि है तो परिमाण होगा ही। और इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें भी परिमाण होगा, इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा आपका। लेकिन इसमें क्या होगा कि मैग्नीट्यूड तो दोनों में रहेगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होगा बच्चों। और इसमें आपका डायरेक्शन के साथ साथ आपका परिमाण भी होगा। तो परिमाण दोनों में रहेगा, क्योंकि दोनों भौतिक राशि है और भौतिक राशि के परिमाण होते हैं, इसलिए परिमाण दोनों का, मैग्नीट्यूड दोनों का होगा। किंतु जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन दोनों का नहीं होगा। तो जिसका डायरेक्शन होगा बच्चों, जो डायरेक्शन के साथ होगा उसको हम सदिश बोलेंगे, और जो विदाउट डायरेक्शन के साथ होगा उसको हम अदिश बोलेंगे बच्चों। अब इसको डिफिनेशन में किस तरह से बोलना है बच्चों, तो इसको डिफिनेशन में बोलना है सदिश राशि को कि जिस भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, पूरा परफेक्टली बच्चों एकदम पूर्ण रूप से, तो जिस भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं बच्चों। तो फिर से सुनिए बच्चों, और आपको इसको नोट करना है बच्चों, और हम समझा दे रहे हैं और समझ के आपको नोट करना है। हम इस चीज को लिखेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि लिखेंगे तो थोड़ा सा आपके दिमाग पर थोड़ा सा सोचना जरूरी है बच्चों, लिखना जरूरी है ताकि आपका दिमाग बढ़ सके। तो डिफिनेशन कैसे देंगे बच्चों, तो वैसी भौतिक राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, यानी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो फिर से एक बार सुनिए बच्चों, जिस भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि का डिफिनेशन क्या होगा बच्चों, जिस भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं बच्चों। तो इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होगी, तो वैसी राशि आपका अदिश राशि हो जाएगी। अब हमको देखना है बच्चों कि सदिश राशि में मेरा कौन कौन से भौतिक राशियां सदिश राशि के अंतर्गत आएगा। अब इस चीज को देखना है बच्चों, और उसके बाद फिर हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे बच्चों। तो अब देखिए आगे इसके कुछ एग्जाम्पल पर हम गौर करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं बच्चों। तो सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी फिर अदिश राशि, ये दोनों को साथ में देखते हैं बच्चों अंतर। एग्जाम्पल, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें क्या है बच्चों, पहला बात थोड़ा सा हम अंतर भी कर लेते हैं, एग्जाम्पल वगैरह भी समझा देते हैं। कभी कभी अंतर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। तो सदिश राशि में पहला बात हो जाएगा कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होगी, यानी परिमाण प्लस दिशा दोनों का जरूरत है, परिमाण प्लस दिशा। लेकिन अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए
सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है बच्चों, सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका वैल्यू, उसका मान। तो परिमाण की आवश्यकता इसमें होगी और इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। परिमाण की आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता, किंतु दिशा की नहीं होती है। तो थोड़ा सा हम कोड में बता देते हैं बच्चों, उतना लंबा नहीं लिखते हैं। दिशा की आवश्यकता नहीं है, परिमाण की आवश्यकता है। और इसमें परिमाण और दिशा, इसमें दोनों की आवश्यकता है बच्चों। अब कुछ और डिफरेंस देखिए बच्चों। तो जो सदिश राशि होता है बच्चों, तो सदिश राशि का जो सिंबल होगा, तो उस सिंबल के ऊपर एरो साइन लगाना है बच्चों। मान लीजिए अगर ए के ऊपर एरो लगा दिए बच्चों, तो इसका मतलब हो गया कि ए मेरा सदिश राशि हो गया। और एरो क्या बताता है बच्चों? तो एरो का जो लेंथ होता है वो इसके मैग्नीट्यूड को बताता है, और एरो में जो ये लास्ट वाला सिरा होता है बच्चों, ये इसका डायरेक्शन बताता है। तो अगर सदिश राशि को दर्शाना है बच्चों, तो सदिश राशि को दर्शाने के लिए सदिश राशि के ऊपर एक एरो साइन लगाया जाता है बच्चों, और एरो में इसका लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को बताता है, और ये अगला ये जो सिरा निकला हुआ है बच्चों, ये सिरा डायरेक्शन को बताता है। यानी सदिश राशि को हम एरो चिन्ह देकर रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और मान लीजिए कोई अदिश है बी, तो हम बी के ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, तो एरो नहीं लगाएंगे इसका मतलब हो गया कि ये अदिश राशि हो गया बच्चों। तो दूसरा अंतर आप ये कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद अब कुछ एग्जाम्पल देखा जाए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल पर हम लोग गौर करते हैं सदिश और अदिश के लिए। तो सदिश का एग्जाम्पल देने के पूर्व हम पहले अदिश का दे लेते हैं बच्चों, ताकि बातें ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, समय जो है, आपको पूछा गया कि समय कौन सी राशि है, तो आपको यह देखना है बच्चों, मैग्नीट्यूड तो दोनों में रहेगा, आपको यह देखना है कि क्या समय में डायरेक्शन होता है क्या। अगर आपसे कोई समय पूछे बच्चों और आप समय बता रहे हैं, अगर आपसे समय पूछा गया और आप समय बता रहे हैं, मान लीजिए आप 4 PM समय बता रहे हैं, 4 PM 4 बजे अपराह्न। तो जब आप समय बताते हैं कि कितना समय हुआ, अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप बोलते हैं कि 4 बजा है। तो 4 बजा है तो 4 एक मैग्नीट्यूड हुआ बच्चों, एक वैल्यू हुआ, एक मान हुआ। हम यहाँ डायरेक्शन नहीं बोलते हैं बच्चों। ऐसा नहीं कि 4 बजा पूरब दिशा, 4 बजा पश्चिम दिशा। दिशा का यहाँ जरूरत नहीं है बच्चों, दिशा का जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही हमको समझ में आ जाता है, मैग्नीट्यूड से ही पता चल जाता है, इसके वैल्यू से ही पता चल जाता है कि समय की बात हो रही है। 4 PM अगर हम बोले तो 4 बजे अपराह्न, ये समय का बात हो रहा है। यहाँ डायरेक्शन का चर्चा नहीं किया जाता है, यहाँ डायरेक्शन के बारे में बोला नहीं जाता है। अब उसी तरह बच्चों, अगर मान लीजिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान मास जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों, अगर द्रव्यमान है, कोई चीज आप 5 kg खरीदे हैं बच्चों, तो 5 kg लिख देने से ही बातें क्लियर हो जाती हैं कि द्रव्यमान का बात हो रहा है। यहां हम डायरेक्शन का बात नहीं करते हैं। अगर पूछा जाए कि किसी चीज का मास कितना है, तो हम 5 kg 10 kg बोलेंगे, उसमें हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं करेंगे, डायरेक्शन का चर्चा नहीं करेंगे कि 5 kg पूरब की ओर है, 10 kg पश्चिम की ओर है, या तो पूरब की ओर 5 kg हो गया, पश्चिम की ओर वो 10 kg हो गया। ऐसा कोई बात नहीं, मतलब इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं। 5 kg सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका हम वैल्यू बता रहे हैं बच्चों। तो मैग्नीट्यूड अभी हम बताए कि मैग्नीट्यूड आपका एक वैल्यू है बच्चों। तो सिर्फ वैल्यू बता देने के बाद ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हम किसका बात कर रहे हैं। सिर्फ वैल्यू बोल देने से ही पता चल जाता है। अगर हम 5 kg बोल रहे हैं तो इसमें खाली हम वैल्यू मैग्नीट्यूड सिर्फ बोल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड से ये बातें क्लियर हो जाती हैं कि ये द्रव्यमान के बारे में बात हो रही है। तो समय, द्रव्यमान, ये सब अदिश राशि होगा बच्चों, क्योंकि इसके लिए हमको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ये विदाउट डायरेक्शन है, खाली वैल्यू बता देने से ये चीज पता चल जाता है। तो इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरह बच्चों, अगर लंबाई है या चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई या दूरी भी आप कह सकते हैं बच्चों।
तो अगर हम दूरी बोलते हैं बच्चों, मान लीजिए घर से स्कूल की दूरी, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घर से आपकी स्कूल की दूरी कितना है, तो आप बताते हो बच्चों सीधा 2 किलोमीटर बताते हो बच्चों। अब 2 किलोमीटर बताते हो तो क्या इसमें आप डायरेक्शन भी बोलते हो क्या? अगर आपसे कोई पूछे कि घर से आपके विद्यालय स्कूल की दूरी कितनी है, तो आप सीधा बोलते हो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, जितना दूरी है उतना आप बोलते हो। यहां पर आप डायरेक्शन नहीं जोड़ते हो कि 2 किलोमीटर दूरी मेरा पूरब दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है, ऐसा यहां नहीं बोला जाता है। उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम 2 किलोमीटर बोल दिए, बात क्लियर हो गई कि दूरी मेरा इतना हो गया। तो यहाँ बातें सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही क्लियर हो जाती हैं, सिर्फ उसका वैल्यू से ही क्लियर हो जाता है, इसलिए ये सब अदिश राशि होगी बच्चों। और भी अदिश राशि के अंतर्गत आएगा बच्चों। तो अदिश राशि के अंतर्गत और भी क्या क्या चीजें आएगी, तो एक बात हम क्लियर कर देते हैं बच्चों, ये जो हम सात आधारी या मूल भौतिक राशि जो आपको हम बताए 7, जिसमें से कौन क्या था बच्चों? तो पहला आपका था लंबाई या दूरी, दूसरा था द्रव्यमान, तीसरा था समय, चौथा था विद्युत धारा, पांचवा था तापमान, और 6 नंबर था पदार्थ की मात्रा, और 7 नंबर में था ज्योति तीव्रता। तो ये सातों जो आधारी भौतिक राशि हैं, 7 जो आधारी भौतिक राशि आपको बताया गया है बच्चों, तो ये आज भी हम चर्चा किए हैं और इसके पहले भी वीडियो में हम चर्चा किए थे बच्चों। तो 7 आधारी भौतिक राशियां जो हैं ये सारे अदिश राशि हैं बच्चों। 7 आधारी भौतिक राशियां ये टोटल आपका अदिश राशि है। तो इसी तरह बच्चों और भी ये 7 आधारी भौतिक राशि ये सारा अदिश में आ गया, जिसके अंदर समय भी है, द्रव्यमान भी है और ये भी है। अब इसके अलावे कुछ और है बच्चों, जैसे कि आपको शक्ति के बारे में पूछा जाए, पावर के बारे में, या कार्य के बारे में पूछा जाए, कार्य। तो कार्य को हम अगर बोलेंगे बच्चों तो आपको पता है कि कार्य का एसआई यूनिट जूल होता है बच्चों। तो अगर हम 10 जूल बोलते हैं तो इसी से मेरा क्लियर हो जाता है बच्चों। 10 जूल बोल देने से बातें क्लियर हो जाती हैं, इसमें डायरेक्शन बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसलिए कार्य आपका अदिश राशि हो गया। उसके बाद अगर शक्ति का बात किया जाए, पावर का, तो पावर क्या होता है बच्चों? तो पावर होता है कार्य करने की दर होता है बच्चों, रेट ऑफ द वर्क डन। तो शक्ति जो होता है ये कार्य करने की दर होता है। तो अगर हम शक्ति में बोल दें 10 वाट, तो वाट जो होता है ये शक्ति होता है बच्चों। तो अगर हम 10 वाट बोल दें, 15 वाट बोल दें, 20 वाट बोल दें, तो उसके लिए हमको डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर दुकान में बल्ब खरीदने जाते हो बच्चों और आप बोलते हो कि 12 वाट का बल्ब दीजिए, 15 वाट का, तो क्या आप डायरेक्शन भी बोलते हो कि वहां की इस डायरेक्शन का बल्ब चाहिए? तो इसके लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपका अदिश राशि हो गया बच्चों। उसी तरह आपका ऊर्जा हो गया, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है बच्चों? कार्य करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। तो कार्य करने की क्षमता, इसको भी, इसका भी ऐसा यूनिट बच्चों जूल होता है। तो इसको भी अगर हम 20 जूल बोल रहे हैं, तो 20 जूल बोल रहे हैं, तो इसके लिए हमको डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान में रखना है बच्चों कि जिस भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ वैल्यू ही पर्याप्त है बच्चों, वैल्यू ही काफी है। यानी वैल्यू ही बोल देने से वो भौतिक राशि क्लियर हो जाता है और उसके बारे में लोग समझ जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो अदिश राशि है। तो अदिश राशि पहचानने का यही तरीका हुआ कि अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होंगे, सिर्फ उसका वैल्यू होगा, सिर्फ मान होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। और उस चीज को बोलने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हमको डायरेक्शन का हेल्प नहीं लेना पड़ता है बच्चों। वो हो गया अदिश राशि। अब देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा हम सदिश राशि पर बात करते हैं बच्चों। इसमें और भी आएंगे बच्चों, और भी इसके अंदर आपका एग्जाम्पल आएगा, चाल वगैरह। चाल जो हो गया स्पीड, ये भी आपका अदिश राशि के अंदर ही आएगा। उसके बाद आपका दाब हो गया बच्चों, दाब, प्रेशर, ये भी आपका अदिश राशि के ही अंदर आएगा। फिर क्षेत्रफल हो गए, आयतन हो गए, ये सारे आपके अदिश राशि के अंदर आएंगे बच्चों। तो पहचानने का तरीका ये है बच्चों, हम एग्जाम्पल कुछ दे दिए हैं। अब बहुत सारे टोटल एग्जाम्पल को देना यहाँ संभव नहीं है बच्चों, तो आपका हम जो मेन चीजें हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं। कुछ और है बच्चों, जैसे विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा।
इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी अदिश होता है बच्चों, क्योंकि विद्युत धारा का जैसा हम सर्किट बनाएंगे बच्चों उस तरह से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो विद्युत धारा भी अदिश राशि के अंतर्गत आता है बच्चों। जिस तरह का सर्किट बनेगा उस तरह से विद्युत का प्रवाह होगा। तो विद्युत धारा भी बताने के लिए हमको डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता है बच्चों। अगर विद्युत धारा पूछा जाए तो हम विद्युत धारा जैसे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, इस तरह से हम विद्युत धारा बताते हैं। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है बच्चों। तो विद्युत धारा हो गया, आवेश हो गया, विभवांतर हो गया। तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, आवेश चार्ज हो गया, उसके बाद विभवांतर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये सब सारे, प्रतिरोध हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये सब सारा अदिश होगा। क्योंकि ये सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चों। अब हम देखते हैं थोड़ा सदिश राशि के बारे में बच्चों। तो सदिश राशि में, सदिश राशि का एग्जांपल में हम फर्स्ट लेते हैं बच्चों, बल लेते हैं, फोर्स। अब देखिए बच्चों, फोर्स अगर बताना हो तो यहां पर फोर्स के साथ डायरेक्शन आ जाता है बच्चों। बल लगा तो बल किस दिशा में लगा। तो बल अगर किसी भी चीज में अगर हम बल लगाते हैं बच्चों तो उसमें एक डायरेक्शन अपने आप आ जाता है, उसमें डायरेक्शन स्वतः आ जाती है। मान लीजिए कोई गेंद है बच्चों और हम पैर से बल लगा रहे हैं तो उस बल के साथ एक डायरेक्शन होता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है। तो जिस डायरेक्शन में हम बल लगाते हैं बॉल उसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ता है बच्चों। तो बल कहने का मतलब हुआ कि बल में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बोल देंगे तो इससे बातें स्पष्ट नहीं होगी बच्चों। क्योंकि अगर बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक डायरेक्शन के साथ लगेगा। इसमें ऑटोमेटिक अपने आप डायरेक्शन ऐड हो जाता है बच्चों, डायरेक्शन आ जाता है। किसी दीवार को आप धकेल रहे हैं तो कहने का मतलब उस पर एक आप बल लगा रहे हैं तो आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में लगा रहे हैं बच्चों। और अगर दीवार कमजोर हो और आप ज्यादा बल लगा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में आप बल लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो दीवार गिरेगा बच्चों। तो कहने का मतलब बल के साथ एक डायरेक्शन होता है बच्चों। तो बल आपका सदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि ये विदाउट डायरेक्शन इसको क्लियर नहीं किया जा सकता है। तो बल को हम सिंबल एफ होता है बच्चों, तो एफ के ऊपर एरो लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया कि बल आपका सदिश राशि हो गया। अब जितने तरह के बल होंगे बच्चों वो सारे बल आपका सदिश राशि के अंतर्गत आएगा। अब बल भी बहुत तरह के होते हैं बच्चों, संतुलित बल होता है, असंतुलित बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पेशीय बल होता है, घर्षण बल होता है। तो बल के जितने तरह के बल हैं, जितने बल के टाइप हैं, वो सारे बल आपका सदिश राशि के अंतर्गत आएगा बच्चों। एक बल आघूर्ण होता है वो भी आपका सदिश राशि के अंतर्गत आता है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल का बात किया जाए तो कोई भी तरह का बल, गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशन फोर्स है बच्चों, तो आपका ये गुरुत्वाकर्षण बल भी सदिश होगा। यानी बल में जितने तरह के बल होंगे वो सदिश के अंतर्गत आ जाएगा, चाहे वो घर्षण बल हो या गुरुत्वाकर्षण बल हो या पेशीय बल हो। ये सारे बल आपका, या स्थिर वैद्युत बल हो बच्चों, ये सारे बल, यानी बल अगर सदिश है तो बल जितने तरह के हैं वो सारे सदिश हो जाएंगे। और उसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है बच्चों, और जब प्रॉपर डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, इसलिए बल आपका सदिश राशि हो गया बच्चों। आप कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। वेग, वेग जिसको इंग्लिश में वेलोसिटी बोला जाता है बच्चों, और वेलोसिटी भी आपका ये सदिश राशि होता है बच्चों, वेलोसिटी। तो इसका सिंबल होता है बच्चों भी, भी के ऊपर एरो लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया कि ये सदिश हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, चाल को भी से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। तो कभी कभी अगर सीधा भी लिख दिया जाए तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या ये चाल है या वेग है। तो इसमें अंतर करने का क्या तरीका है बच्चों, अगर इसके ऊपर एरो लगा हो तो ये वेग हो जाएगा, और अगर विदाउट एरो हो तो ये चाल हो जाएगा बच्चों, और ये अदिश हो जाएगा और ये सदिश हो जाएगा। अब वेग भी एक निश्चित दिशा में होता है बच्चों। वेग का डिफिनेशन आपको पता होगा बच्चों वेग के बारे में। तो वेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग बोला जाता है बच्चों। एक निश्चित डायरेक्शन में ये दूरी तय होता है। या इसका डिफिनेशन एक तरह से आप और भी बोल सकते हैं कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं बच्चों। तो विस्थापन की दर वेग
कहलाता है, विस्थापन भी मेरा सदिश होता है बच्चों। तो वेग, वेलोसिटी, ये मेरा सदिश राशि हुआ, और वो इसलिए सदिश हुआ क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता है बच्चों। तो वेग हमेशा एक निश्चित दिशा में होता है, और इसीलिए इसका डिफिनेशन होता है कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, या विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो कहने का मतलब वेग में एक डायरेक्शन होता है, एक निश्चित दिशा होती है, और मैग्नीट्यूड तो होता ही है, इसलिए आपका ये सदिश राशि हो गया बच्चों। उसके बाद अगला होता है विस्थापन। विस्थापन जिसको इंग्लिश में हम लोग बच्चों डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो विस्थापन का इंग्लिश डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, और विस्थापन भी एक सदिश राशि है बच्चों। तो विस्थापन और दूरी में यही अंतर है बच्चों। दूरी जो आपका है, दूरी आपका अदिश राशि है, और विस्थापन जो है बच्चों ये आपका सदिश राशि है। और अंतर क्या है? डायरेक्शन का। दूरी कोई भी डायरेक्शन में होता है बच्चों, लेकिन विस्थापन एक निश्चित डायरेक्शन में होता है बच्चों। ये हमेशा एक निश्चित डायरेक्शन में होता है। इसीलिए इसका जब हम लोग डिफिनेशन जब हम इसका बताते हैं बच्चों, तो डिफिनेशन में मोशन चैप्टर जो गति चैप्टर है बच्चों, उस गति चैप्टर में हम सारी चीज बताए हैं, ऑफलाइन सारे लिखाए हैं। तो उस टाइम हम डिफिनेशन में ही ये बात जोड़ देते हैं बच्चों, ताकि डिफिनेशन अगर बच्चा जान जाए तो सदिश और अदिश में अंतर करना उसको मुश्किल ना हो। तो विस्थापन का हम डिफिनेशन इस टाइप से बताते हैं बच्चों कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में हुए परिवर्तन को विस्थापन बोला जाता है बच्चों। एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है। तो अगर डिफिनेशन आप पहले से जान रहे हैं, तो डिफिनेशन भी अगर आप उस तरह से तैयार कर रहे हैं, तो आपको सदिश और अदिश में अंतर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। तो आप डिफिनेशन भी उसी रूप में तैयार कीजिए, ताकि सदिश और अदिश को पहचानने में थोड़ा मुश्किल ना हो। तो विस्थापन का आप डिफिनेशन इस तरह से बोलिए बच्चों कि एक निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है बच्चों। तो अब हम थोड़ा ये समझा देते हैं बच्चों कि दूरी और विस्थापन में किस तरह का अंतर है, तब चीजें ज्यादा क्लियर होगी बच्चों। तो अभी हम एग्जांपल बताए आपको, बल, और बल में जितने टाइप के बल हैं सारे सदिश होंगे। फिर हम वेग के बारे में बताए बच्चों। अब यहाँ थोड़ा विस्थापन और दूरी के बारे में बात आ रहा है, थोड़ा हम इसको क्लियर कर देते हैं बच्चों कि विस्थापन में एक निश्चित डायरेक्शन क्यों होता है और दूरी में डायरेक्शन क्यों नहीं होता है। तो इसको हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं बच्चों, इसको मिटा के, उसके बाद फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दूरी में क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आप दूरी को तय कर रहे हैं और कुछ इस तरह से, हम यहां एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में जो इधर का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, ईस्ट होता है। तो मान लीजिए आप ईस्ट की ओर यहां से चलकर आप 4 मीटर गए हैं बच्चों, ईस्ट की ओर। अब यहां से आप नॉर्थ की ओर मुड़ गए बच्चों, यहां से नॉर्थ की ओर मुड़ गए। तो मैप में नॉर्थ को ऊपर की ओर दिखाया जाता है बच्चों, और ईस्ट को राइट साइड दिखाया जाता है, वेस्ट को लेफ्ट साइड, और साउथ जो होता है इसको नीचे दिखाया जाता है बच्चों। तो इधर मान लीजिए नॉर्थ, तो यहां से मान लीजिए कोई लड़का, कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर इस पॉइंट से बच्चों, इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, और यहां से वो ईस्ट की ओर मान लीजिए पॉइंट बी तक, जो ईस्ट डायरेक्शन की ओर है, ईस्ट की ओर है। तो इस डायरेक्शन की ओर ये आपका 4 मीटर चलकर आया है बच्चों। ईस्ट हम यहां लिख देते हैं, इस डायरेक्शन की ओर। और फिर यहां से 3 मीटर, यहां से 3 मीटर नॉर्थ की ओर गया है बच्चों, 3 मीटर नॉर्थ की ओर गया है। तो ये हो गया आपका 3 मीटर। अब अगर हमको दूरी बताना है 3 मीटर, आप यहां तक मान लीजिए बच्चों, एरो हम डायरेक्शन दिखाने के लिए दिए हैं, आप इस पॉइंट तक 3 मीटर मान लीजिए। तो यहां से चलना शुरू किया पॉइंट ए से, और ईस्ट की ओर 4 मीटर चलकर पॉइंट बी पर पहुंचा, और पॉइंट बी से ये नॉर्थ की ओर मुड़ गया बच्चों, और नॉर्थ की ओर मान लीजिए पॉइंट सी तक, पॉइंट सी तक ये 3 मीटर गया बच्चों।
अगर आपसे दूरी पूछा जाए बच्चों, तो दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है बच्चों। तो जिस तरह से वो लड़का दूरी, जिस तरह से वो लड़का गया है बच्चों, उस तरह से हमको ऐड कर देना है। तो इसका दूरी हो जाएगा, तो 4 मीटर ईस्ट की ओर गया है, तो 4 मीटर प्लस, अब यहां से 3 मीटर नॉर्थ की ओर गया है, तो 4 मीटर प्लस 3 मीटर, यानी दूरी हो जाएगा बच्चों 7 मीटर। तो दूरी में डायरेक्शन की बात ही नहीं है बच्चों, जैसे वो चल के गया है, जैसे मुड़ के गया है, उस हिसाब से हमको दूरी को ऐड कर देना है बच्चों। अगर वो इस तरह से भी मुड़ मुड़ के घूम घूम के जाता है बच्चों, तो दूरी में डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। यहां से जितना यहां गया उसकी लंबाई, फिर इसकी लंबाई, फिर इसकी लंबाई, ये सारे लंबाई को हम जोड़ देंगे, ये मेरा दूरी देगा बच्चों। तो आप बताइए क्या एक डायरेक्शन में है बच्चों, एक निश्चित दिशा में है, तो इसीलिए दूरी का डायरेक्शन नहीं होता है बच्चों। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये ईस्ट की ओर गया और वहां से नॉर्थ की ओर मुड़ गया, तो दूरी में डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए दोनों को जोड़ दिया गया, 4 मीटर और 3 मीटर। तो आपसे पूछा जाए कि वो लड़का कितना दूरी तय किया है, तो आपका जवाब होगा बच्चों 7 मीटर की दूरी तय किया है। लेकिन अब थोड़ा हम विस्थापन बताते हैं बच्चों कि विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, और जब ये सदिश राशि है तब ये निश्चित डायरेक्शन में बताएगा बच्चों, इसमें डायरेक्शन निश्चित दिखाएगा। तो डायरेक्शन निश्चित क्या दिखाएगा, तो आप देखिए बच्चे, वो लड़का पॉइंट ए से चला है और पॉइंट ए से चल के पॉइंट सी तक वो पहुंच चुका है, तो इसका निश्चित डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, तो इसका निश्चित डायरेक्शन ये होगा। तो ये देगा बच्चों विस्थापन, आपका डिस्प्लेसमेंट ये देगा। चाहे आप किसी भी तरह से घूम के गए हैं, लेकिन आप जहां से चले हैं और जहां पहुंचे हैं बच्चों, तो जहां से चले हैं और जहां पहुंचे हैं उस पॉइंट को मिला देना है, दोनों पॉइंट जहां से चलना स्टार्ट हुआ है। तो लड़का चलना शुरू किया है पॉइंट ए से, और वो किस तरह से चल के आया है पॉइंट सी पर, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मतलब ये है कि चला कहां से और अभी है कहां। तो चला ए से और है सी पर, तो ए से चला और सी पर है, तो ए और सी का जो लेंथ होगा बच्चों, इसकी जो लंबाई होगी वही उसका विस्थापन होगा। चाहे वो किसी भी तरह से चल के गया है, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि कहां से चला और कहां पर पहुंचा है। तो जहां से चला उस पॉइंट को और जहां पर पहुंचा अभी जहां वो है उस पॉइंट को मिला देना है, और उसकी जो लेंथ होगी, एसी की जो लंबाई होगी, वही इसका विस्थापन होगा बच्चों। तो विस्थापन हमेशा एक निश्चित डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया ताकि एक फिक्स डायरेक्शन बने। तो इससे क्लियर हो जाता है बच्चों कि विस्थापन मेरा सदिश है, क्योंकि एक निश्चित डायरेक्शन में होता है। तो ये विस्थापन निकालना मतलब एसी की लंबाई, लेंथ ऑफ एसी। अब बताइए बच्चों एसी की लंबाई कैसे निकलेगा। तो एसी की लंबाई निकालने के लिए आप याद कीजिए बच्चों, आप पढ़े होंगे अपने कक्षाओं में, आप पढ़े होंगे, तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन जाता है बच्चों, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है बच्चों, जनरली इस साइड को लंब बोला जाता है और इस साइड को जनरली, ये सामान्यता, इस साइड को आधार बोला जाता है बच्चों, और ये जो सबसे बड़ी भुजा है, तिरछी भुजा, इसको कर्ण बोला जाता है बच्चों। तो एसी की लंबाई दैट मींस कर्ण, जितना कर्ण होगा। तो कर्ण का फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से। तो कर्ण एसी का फॉर्मूला होता है बच्चों रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है बच्चों। तो मेरा लंब हो गया बीसी जो कि 3 मीटर है बच्चों, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार मेरा 4 मीटर है बच्चों, तो यहाँ 4 का स्क्वायर, मीटर नहीं ले रहे हैं बच्चों। अब 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब 16 और 9 को जोड़ेंगे बच्चों, तो आपका ये 25 हो गया, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है बच्चों, और ये मीटर में था तो हम यहाँ मीटर लगा देंगे बच्चों। तो आप देख लीजिए बच्चों की दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस हुआ। दूरी आपका 7 मीटर निकला बच्चों, लेकिन विस्थापन आपका 5 मीटर आया बच्चों। तो विस्थापन हमेशा एक निश्चित डायरेक्शन में होता है बच्चों, और दूरी का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए बच्चों, अगर सेपरेट वीडियो चाहिए दूरी विस्थापन यानी मौसम से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बताएंगे बच्चों, उसमें हम और भी विस्तार से आपको बताएंगे। तो आप अगर मौसम चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको
सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम उसी रूप में बताते हैं बच्चों। जो आगे जितने उसमें जरूरत की बातें हैं वो सारी बातें आपका डिफिनेशन के साथ साथ ही क्लियर होते जाएगा बच्चों। तो ये अभी हम आपको ये बता दिए बच्चों। थोड़ा सा एक अंतर और देख लीजिए बच्चों दूरी और विस्थापन में। मान लीजिए बच्चों कोई वस्तु पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया बच्चों। अब मान लीजिए इसके बीच की दूरी 10 किलोमीटर है बच्चों। अब इसको मान लीजिए बच्चों ए फॉर अटका और बी फॉर बगोदर। हमारे नजदीक का एक शहर है बच्चों बगोदर, अटका के ही नजदीक। तो अटका से बगोदर की दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है। अब कोई व्यक्ति यहां से चलकर यहां पहुंचा बच्चों, यहां से गया, अटका से चला और बगोदर पहुंचा बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाए तो वो कितना दूरी तय किया, तो इस कंडीशन में बच्चों दूरी मेरा 10 किलोमीटर होगा और विस्थापन क्या होगा बच्चों बताइए। अगर दिशा निश्चित है बच्चों तो विस्थापन क्या होगा। तो दिशा अगर निश्चित है तो आप देखिए बच्चों ये डायरेक्शन निश्चित है या नहीं, ये डायरेक्शन आपका फिक्स है या नहीं। तो ये डायरेक्शन फिक्स है तो इस कंडीशन में बच्चों दूरी भी 10 किलोमीटर होगा और विस्थापन भी 10 किलोमीटर होगा बच्चों। क्योंकि निश्चित डायरेक्शन में है तो दूरी भी वही होगा, विस्थापन भी वही होगा। लेकिन अगर बच्चों अगर कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलकर बिंदु बी तक गया, यानी अटका से बगोदर गया और फिर बगोदर से फिर वापस अटका आ गया बच्चों, बगोदर से वापस अटका आ गया, तो दूरी जो होगा, दूरी कितना होगा बच्चों आप अनुमान लगाइए। तो दूरी में डायरेक्शन का बात नहीं है बच्चों। तो 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर वापस आया तो दूरी डबल हो जाएगा, यानी 20 किलोमीटर हो जाएगा बच्चों। लेकिन इसका विस्थापन क्या होगा बच्चों। तो विस्थापन में हम क्या बोले थे बच्चों कि कहां से चला आपको ओ देखना है और फिर अभी कहां है। तो ए से चला, अटका से चला और बगोदर गया और फिर बगोदर से वापस फिर अटका में ही आ गया, मतलब जहां से चला वो अभी वहीं पर है, इसलिए विस्थापन आपका 0 हो जाएगा बच्चों। इस कंडीशन में विस्थापन आपका 0 हो जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं बच्चों की दूरी और विस्थापन में क्या अंतर आया। तो आप देखें कि दूरी के साथ कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए दूरी आपका अदिश हो गया, लेकिन विस्थापन में एक डायरेक्शन की आवश्यकता है, इसलिए विस्थापन आपका सदिश हो गया। इसमें हम क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे बच्चों याद कीजिए, इसको हम मिटा दिए थे। तो इसमें एग्जाम्पल हम दिए थे आपको बल का, और हम बताए थे कि बल जितने बल हैं सारे बल आपके सदिश के अंदर आएंगे। तो एग्जाम्पल में मेरा बल था फोर्स, बल को इंग्लिश में फोर्स करते हैं बच्चों, और इसको डिनोट करते हैं एफ से, इसके ऊपर एरो लगा देंगे मतलब सदिश। अब बल जितने टाइप के बल हैं सारे सदिश होंगे बच्चों। फिर आपको एग्जाम्पल में बताया गया था वेग, वेलोसिटी, तो यहाँ पर भी और इसके ऊपर एरो लगा देंगे बच्चों, तो ये आपका सदिश हो गया। फिर विस्थापन जिसके बारे में अभी बताया बच्चों, तो विस्थापन ये आपका सदिश हो गया। विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट और डिनोट करते हैं डी से, कभी कभी एस से भी किया जाता है बच्चों, हालांकि इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद हो गया बच्चों त्वरण, तो त्वरण एक्सेलरेशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों, इसको ए से डिनोट किया जाता है, इसके ऊपर ए लगा देंगे बच्चों। तो आपका ये हो गया, ये सब सदिश हो गया। फिर उसके बाद संवेग हो गया बच्चों, संवेग जिसका इंग्लिश होता है मोमेंटम, लेकिन संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं बच्चों, इसके ऊपर एरो लगा देंगे मतलब ये सदिश हो गया। उसके बाद आवेग होता है बच्चों, आवेग, आवेग जिसको इंपल्स बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, और आवेग को आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंपल्स। अब इसके ऊपर क्या करना है बच्चों, एरो लगा देंगे बच्चों, एरो लगा देंगे मतलब ये सदिश है। तो उसके बाद और भी सदिश हो जाएंगे बच्चों, भार, वेट जो होता है भार, भार को हम लोग इंग्लिश में वेट बोलते हैं। अब भार क्या होता है बच्चों, तो ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9th में आपका दिया हुआ है, उसमें भार के बारे में आप जानेंगे। वेट जो होता है ये एक तरह का गुरुत्वाकर्षण बल होता है बच्चों, एक तरह का ये ग्रेविटेशन फोर्स होता है। और जब ये ग्रेविटेशन फोर्स हो गया तो कहने का मतलब इसको आप एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये एक तरह का ग्रेविटेशन फोर्स है, दैट मीन्स ये आपका सदिश हो गया बच्चों।
इसी तरह और भी सदिश होंगे बच्चों। तो और सदिश हो गया, मान लीजिए बल आघूर्ण, ये भी आपका सदिश राशि के अंतर्गत आता है बच्चों। तो ये सब चीजें आपका सदिश हो गया। बल हो गया वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, भार, बल आघूर्ण, और बल में जितने टाइप के बल हैं ये सारे बल इसके अंदर आ जाएंगे बच्चों। तो ये सब आपका सदिश राशि के अंतर्गत आ गया बच्चों। तो अब हम आप लोग को सदिश में कुछ और बातें बताएंगे बच्चों, जिसमें से आपको यह बताया जाएगा कि अगर दो सदिश राशि हैं तो दो सदिश राशि का गुणनफल किस तरह का राशि होगा बच्चों। एक अगर सदिश है और एक अदिश है, और सदिश और अदिश राशि का जो प्रोडक्ट आएगा तो वो किस तरह की राशि आएगी, वो सदिश होगी या अदिश होगी। फिर थोड़ा हम दो अदिश राशि का गुणनफल बताएंगे, यानी दो सदिश राशि को अगर गुणा करते हैं तो सदिश होगा या अदिश होगा, इसके बारे में बताएंगे। अगर एक सदिश राशि है एक अदिश राशि है, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो उसका प्रोडक्ट कौन सी राशि होगी बच्चों। अगर मान लीजिए दोनों अदिश राशि है बच्चों और उसका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो किस तरह की राशि होगी बच्चों। आप इससे भी आराम से पहचान कर सकते हैं बच्चों। तो इसके लिए अगर फिजिकल क्वांटिटी, जो भी भौतिक राशियां हैं, अगर उस भौतिक राशि के बारे में आप पूरा जान जाते हैं बच्चों, उसका डिफिनेशन जान जाते हैं, फॉर्मूला जान जाते हैं, तो ये सारा चीज जानने के बाद फिर आपको भौतिक राशि को पहचानना मुश्किल नहीं होगा बच्चों। तो चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, तो अब हम आज यही एंड करते हैं बच्चों, और इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे बच्चों। और उस पार्ट में सदिश और अदिश राशि को पहचानने का कुछ और आइडिया बताया जाएगा बच्चों। अभी इसकी जो बेसिक आइडिया थी उस बेसिक आइडिया से हम आपको परिचित कराएं बच्चों। अब इसको पहचानने का कुछ और भी आइडिया, कुछ और भी ट्रिक है बच्चों, और उस ट्रिक के माध्यम से हम आपको ये क्लियर करेंगे और उसमें बहुत सारी बातों को क्लियर करेंगे कि दो सदिश राशि का प्रोडक्ट क्या होगा, एक सदिश दूसरा अदिश का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों अदिश राशि है तब उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सी राशि होगी। फिर भागफल में भी बताएंगे बच्चों कि अगर भागफल के रूप में होगा तो हम सदिश और अदिश की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बच्चों। तो इसको हम अब आपको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग थोड़ा सा रुचि नहीं लेते हैं बच्चों। लेकिन ये चीज नहीं सोचना चाहिए बच्चों, आपको सिर्फ ध्यान देना है चीजों को समझने पर, टाइम पर ध्यान नहीं देना है बच्चों। क्योंकि जो भी चीज बताई जा रही है वो आपके लिए बिल्कुल जरूरत है बच्चों, आपके लिए उसकी बिल्कुल आवश्यकता है और आवश्यकता के हिसाब से ही बताया जा रहा है। तो इसमें टाइम को नहीं देखा जाना चाहिए बच्चों, आपको ये देखना है कि चीजें आपको जो मिल रही हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब इस पर कुछ और भी हम ट्रिक और आइडिया अब हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे बच्चों। तो आज यहीं तक, जय हिंद।